नर्स ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। लेबर की 4 स्टेज होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आने से लेकर सर्विक्स 10 सेंटीमीटर तक डायलेट होती है, दूसरे में बेबी बाहर आता है, तीसरे में प्लेसेंटा आता है और चौथे में ऑब्जर्व करेंगे माँ और बच्चे दोनों को। तो अब यहाँ पे सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में एज अ नर्स आप क्या रोल होगा आपका? मॉनिटरिंग द फीटल हार्ट रेट, एजुकेटिंग द मदर ऑन ब्रेस्ट फीडिंग, असिस्टिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी या फिर प्रोवाइडिंग पोस्ट नेटल केयर। तो ये आपका आएगा फोर्थ में, ये भी आपका फोर्थ में आएगा। अब आपका क्या बचे? 2 बचे, फीटल हार्ट रेट मॉनिटर करना और डिलीवरी ऑफ द बेबी में असिस्ट करना। तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ पे होगा आपका क्या? असिस्टिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी, क्योंकि सेकंड स्टेज में आपका बेबी ही बाहर आएगा। क्या होगा? सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में आपका है जो बच्चा बाहर आएगा, फीटस बाहर आएगा। तो यहाँ पे सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में आप क्या करेंगे? असिस्टिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन स्क्रीनिंग टेस्ट परफॉर्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू डिटेक्ट क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। ये मैंने आपको कई बार बताया है, प्रेगनेंसी में यदि गर्भ में पल रहे बच्चे को कुछ एबनॉर्मेलिटी है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है या डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटी हो रही है, तो किससे पता चलेगा? एमनियोसेंथेसिस से, एमआरआई, ईकेजी या स्पायरोमीट्री से? तो वो पता चलेगा एमनियोसेंथेसिस से। एमनियोटिक फ्लूइड को क्या किया जाएगा? विड्रॉ किया जाएगा, टेस्टिंग की जाएगी कि बच्चे में किसी भी तरीके के क्रोमोसोमल डिफेक्ट डेवलप तो नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग विच ट्राइमेस्टर इज द फीटस मोस्ट वल्नरेबल टू टेराटोजेंस। कौन से ट्राइमेस्टर में फीटस को, टेराटोजन होने का मतलब है कि कुछ ऐसी मेडिसिन या फिर कुछ इस तरीके से जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे को हार्म पहुंचा सकती हैं, तो कौन सा ट्राइमेस्टर है जो मोस्ट वल्नरेबल ट्राइमेस्टर होगा, जिसमें बच्चे को है जो टेराटोजेनिसिटी होने के चांसेस रहेंगे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। तो वो यहाँ पे टाइम होगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर। क्या होगा? फर्स्ट ट्राइमेस्टर। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन इज कॉमनली पार्ट ऑफ द इंट्रापार्टम। इंट्रापार्टम का मतलब होता है ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। एक होता है प्रीटर्म, प्रीटर्म, इंट्रापार्टम, पोस्टपार्टम। प्रीपार्टम और एंटीपार्टम में तो क्या होगा आपका? शुरुआती दौर होगा। इंट्रापार्टम में क्या आप करेंगे? प्रोवाइडिंग पेरीनेटल विटामिन, मॉनिटरिंग मैटरनल एंड फीटल वेलबींग ड्यूरिंग द लेबर, कंडक्टिंग प्रीनेटल जेनेटिक टेस्टिंग और एजुकेटिंग अ पोस्टपार्टम न्यूट्रिशन। लास्ट वाला ऑप्शन आपका किस में आएगा? पोस्टपार्टम पीरियड में आएगा। और जो जेनेटिक टेस्टिंग है ये प्रीनेटल में आएगी और एंटीनेटल केयर में आएगी, ये भी आपकी आ जाएगी। अब यहाँ पे आपका होगा मॉनिटरिंग मैटरनल और फीटल वेलबींग ड्यूरिंग द लेबर, ये आपका इंट्रापार्टम पीरियड पे रहेगा, तब ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ का टाइम है जो। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम का प्राइमरी फंक्शन कौन सा है? टू रिड्यूस द हार्मोन, टू ट्रांसपोर्ट एग्स टू द यूट्रस, टू प्रोवाइड अ साइट फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग या फिर टू रिलीज एग ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन। क्या काम है एंडोमेट्रियम का? तो एंडोमेट्रियम का काम होता है टू प्रोवाइड अ साइट फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ओबीजी का, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम का प्राइमरी फंक्शन क्या है? टू प्रोवाइड द एस्ट्रोजन, टू प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन, टू रिलीज द एग ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन और टू ट्रांसपोर्ट द एग टू द यूट्रस। तो कॉर्पस ल्यूटियम बनाता कौन है? ओवरी। अब यहाँ पे क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम किसका पार्ट है? ये ओवरी का पार्ट है। अब यहाँ पर ये कौन सा हार्मोन बनाता है? ये बनाता है प्रोजेस्टेरोन। क्या बनाता है? प्रोजेस्टेरोन। याद रखिए, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और पूरी प्रेगनेंसी को स्टेबल रखने के लिए जो हार्मोन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो होता है प्रोजेस्टेरोन। यदि प्रोजेस्टेरोन सफिशिएंट मात्रा में नहीं है तो प्लेसेंटा डिटैच होकर बाहर भी आ सकता है, अबॉर्शन भी हो सकता है। इनिशियल टाइम पे ओवरी का कॉर्पस ल्यूटियम में प्रोजेस्टेरोन बनाएगा, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे इसकी ज़रूरत है जो आपको प्लेसेंटा कंप्लीट करते जाएगा। तो यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम का मेन फंक्शन क्या है? प्रोजेस्टेरोन बनाना। और ये कॉर्पस ल्यूटियम ही कहाँ का पार्ट है? ओवरी का। नेक्स्ट वन,
विच स्ट्रक्चर सीक्रेट ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन ड्यूरिंग द अर्ली प्रेगनेंसी। अर्ली प्रेगनेंसी में HCG हार्मोन कौन रिलीज करेगा? तो इसका तो होता है सिंक्टोट्रोफोब्लास्ट सेल्स। कौन होती हैं? सिंक्टोट्रोफोब्लास्ट सेल्स। अब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी है तो फैलोपियन ट्यूब भी पहले से प्रेजेंट होती है, कॉर्पस ल्यूटियम भी होता है, दोनों ओवरीज भी होती हैं। प्लेसेंटा तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद ही बनेगा, तो यहाँ पे HCG को कौन बनाएगा? प्लेसेंटा की सिंक्टोट्रोफोब्लास्ट सेल्स है जो इसको बनाती हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को। अब यही हार्मोन शुरुआती प्रेगनेंसी में UPT टेस्ट करके, मतलब यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करके या ब्लड टेस्ट करके प्रेगनेंसी कंफर्म करने में हेल्प करता है। दूसरा, यहाँ पे कुछ और कार्सिनोजेनिक कंडीशन में इसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, बट इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ये हाई रहता है। दूसरा, प्रेगनेंसी में होने वाली जो नोजिया वॉमिटिंग है, जिसको हम हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम कहते हैं, वो यही HCG का लेवल हाई होने के कारण होना स्टार्ट होती हैं। नेक्स्ट वन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ द वल्वा एक्सेप्ट। सभी जो पार्ट हैं किसके? वल्वा के, किसी एक को छोड़कर। बर्थोलिन ग्लैंड, वेजाइनल ओपनिंग, मॉन्स प्यूबिस और एम्पुला। तो यहाँ पर आपको पूछा है कि सभी पार्ट हैं किसी एक को छोड़कर, तो वो होगा यहाँ पे आपका एम्पुला। ये फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है। ये सभी एक्सटर्नल ऑर्गन है, वेजाइनल ओपनिंग, मॉन्स प्यूबिस, बर्थोलिन ग्लैंड वेजाइना के दोनों साइड प्रेजेंट होती हैं, लुब्रिकेशन में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट वन, एंडोमेट्रियम आफ्टर कंसेप्शन इज नोन एज। तो जो एंडोमेट्रियम है प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद इसको क्या नाम दिया गया है? डेसिडुआ, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम या फिर एम्पुला। तो आफ्टर कंसेप्शन एंडोमेट्रियम कहलाती है डेसिडुआ। क्या कहलाती है? डेसिडुआ। फिर है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द प्लेसेंटा गोज टू द फीटल हार्ट वाया। तो जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है, क्या है? ऑक्सीजन रिच ब्लड है, प्लेसेंटा के थ्रू फीटस के हार्ट तक जाता है। कौन लेके जाएगा? डक्टस आर्टरियोसस, डक्टस वीनोसस, फोरामेन ओवल या फिर अम्बलाइकल आर्टरी। अम्बलाइकल वेन होता तो भी हम मान लेते, क्योंकि अम्बलाइकल वेन कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो आपके ऑप्शन में अब है नहीं। आप किसको मार्क करेंगे? जो आर्टरी हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने का काम करेगा कौन? डक्टस वीनोसस। क्या होगा? डक्टस वीनोसस। नेक्स्ट वन इज आफ्टर बर्थ द अम्बलाइकल कॉर्ड कोलैप्स एंड फॉर्म्स। तो अम्बलाइकल कॉर्ड जन्म के बाद क्या हो जाती है? कोलैप्स हो जाती है। ये क्या बनती है? लिगामेंटम आर्टरियोसम, लिगामेंटम वीनोसम, लिगामेंटम अम्बलाइकस या फिर लिगामेंटम टेरेस। जो भी इनिशियल टाइम में, जैसे अम्बलाइकल कॉर्ड है, आफ्टर जन्म लेने के बाद कोलैप्स हो जाएगी, एक साइड माँ के साइड से कट के एक साइड बेबी की नाभि के यहाँ से। तो अब जो अम्बलाइकल कॉर्ड है कोलैप्स होने के बाद क्या बन जाएगी? ए बन जाती है लिगामेंटम अम्बलिकस। क्या बनेगी? लिगामेंटम अम्बलिकस। नेक्स्ट है यहाँ पे हाई लेवल ऑफ मैटरनल सीरम फीटोप्रोटीन इंडिकेट। यदि माँ के ब्लड में जो अल्फ़ा फीटोप्रोटीन का लेवल है ये ज़्यादा है, तब बच्चे में क्या होने का रिस्क होगा? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, फीटल कार्डियक, क्लैफ्ट लिप या फिर नर्वस सिस्टम डिफेक्ट। तो यदि माँ के ब्लड में ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ब्लड सीरम में यदि पता चलता है कि अल्फ़ा फीटोप्रोटीन का लेवल ज़्यादा है, तो बच्चे में नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिफेक्ट हो सकते हैं। लाइक यहाँ पे स्पाइना बाइफिडा हो सकता है, या फिर यहाँ पे बच्चे में डाउन सिंड्रोम हो सकता है, क्लीनीफेल्टर हो सकता है। तो यहाँ पे आप क्या मार्क करेंगे? नर्वस सिस्टम डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने का चांस रहेगा, लेकिन यदि प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड नहीं लिया जाएगा तब। लेकिन फीटोप्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ अल्फ़ा फीटोप्रोटीन का, तो यहाँ पे आप नर्वस सिस्टम रिलेटेड डिफेक्ट को मार्क भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू JSY हाउ मैनी आयरन टैबलेट आर कंज्यूम्ड बाय प्रेग्नेंट वुमेन। जननी सुरक्षा योजना के तहत एक प्रेग्नेंट महिला को कितनी आयरन की टैबलेट खानी है? 100 टैबलेट, 50, 80 या फिर 30। तो एज़ पर JSY स्कीम के टोटल 100 टैबलेट है जो कंज्यूम करनी है प्रेग्नेंट वुमेन को। नेक्स्ट है व्हाट आर द वार्निंग साइन ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के वार्निंग साइन क्या है? लीकेज ऑफ फ्लूइड पर वेजाइना, डिसअपियरेंस ऑफ फीटल हार्ट रेट, ब्लड विजन और ये सभी।
तो ये सभी वार्निंग साइन है। यदि प्रेगनेंसी में फ्लूइड लीक हो रहा है वेजाइना से तो एज सुन एज आप पॉसिबल डॉक्टर के पास जाइए। फीटल हार्ट रेट डिसअपियर हो रही है तब भी जाइए। ब्लड विजन हो रहा है मतलब आपको हाई बीपी की समस्या होना स्टार्ट हुई है। तो इन सभी केसेस में क्या होंगे, सभी वार्निंग और डेंजर साइन है प्रेगनेंसी में। है आपका कारा मीन्स, कारा का मतलब यहाँ पे क्या है, ये अडॉप्शन के लिए जिसके यहाँ बच्चे हो नहीं रहे हैं तो एज़ पर गवर्नमेंट के रूल्स के रेगुलेशन के बच्चे अडॉप्ट करने की जो प्रोसेस होती है वो कहलाता है सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। क्या होगा, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है। बट किसी को भी ऐसे बच्चा गोद नहीं लेने देते हैं। यहाँ पे इनकी पॉलिसी है, कुछ रूल्स है, रेगुलेशन है, वो फॉलो किए जाते हैं, कई साल लग जाते हैं। तो कारा का मतलब है यहाँ पे सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। नेक्स्ट वन है आपका अकॉर्डिंग टू नेगल्स रूल, इफ़ अ वुमन हैड रेगुलर 28 डेज साइकिल एंड लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड इज 2/2/2016 देन एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी इज ऑन। देखिए, यदि किसी महिला की पीरियड साइकिल 28 दिनों की है, मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिनों की है और यहाँ पे क्या है उसकी रेगुलर में है, तो जो LMP रहा है इसका 2 फरवरी 2016 रहा है, तब वहाँ पे आपका EDD क्या होगा। तो सबसे सिंपल नेगल्स रूल के अकॉर्डिंग यदि मैं आपको बताऊं, सबसे सिंपल होता है LMP का फर्स्ट डे प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज। अब यहाँ पे आपका 2 फरवरी है तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, 2 फरवरी में आप सबसे पहले LMP का फर्स्ट क्या हो गया 2, तो फरवरी से मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, क्या हो गया आपका नवंबर, मतलब 2 नवंबर। अब इसमें आपको 7 दिन और जोड़ देने हैं। तो यदि आपने 2 नवंबर में 7 दिन और जोड़ दिए तब आपका क्या निकल के आएगा, तो आपका निकलेगा 9 नवंबर 16। यहाँ पे आपको डेट कुछ भी हो सकती है, इसीलिए याद रखिए LMP का फर्स्ट डे, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का पहला दिन। ये नहीं कि 5 दिन का पीरियड्स है तो आप लास्ट वाला 5th डे बताएं, सेकंड नहीं, फर्स्ट डे। LMP का फर्स्ट डे प्लस 9 मंथ प्लस 7 डे इक्वल टू EDD एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमनली परफॉर्म टेस्ट इन केस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर आर। तो यदि जेनेटिक कंडीशन का पता करने के लिए जो टेस्ट किए जाएंगे वो कौन से होंगे, मैटरनल सीरम फीटोप्रोटीन, एमनियोसेंथेसिस, एक्सरे या फिर A और B। तो यदि पता किया जाना है कि होने वाले बच्चे में कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स तो नहीं हो सकती हैं तो वो उससे पता चलेगा एमनियोसेंथेसिस से। किससे, एमनियोसेंथेसिस से। नेक्स्ट वन इज विच इंजेक्शन इज गिवन एज अ रूटीन टू प्रेग्नेंट वुमेन ड्यूरिंग द एंटीनेटल पीरियड। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के टाइम पर रूटीनली कौन से इंजेक्शन दिए जाते हैं, हेपेटाइटिस B, टिटनस टॉक्साइड, आयरन या फिर PPD के इंजेक्शन। कौन से इंजेक्शन दिए जाएंगे प्रेगनेंसी के टाइम पर रूटीनली, तो वो होते हैं टिटनस टॉक्साइड, TT की वैक्सीन है जो दी जाती हैं और 4 हफ्ते के गैप में दी जाती हैं। यदि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है उसके 3rd मंथ के बाद या 4th मंथ के बाद दे सकते हैं और 2 डोज दिए जाते हैं टोटल और बीच में गैप दिया जाता है। यदि आपने दूसरी प्रेगनेंसी बिफोर 3 ईयर कंसीव कर ली तो आपको सेकेंड प्रेगनेंसी में 2 नहीं, ओनली 1 दिया जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन पेशेंट विथ हेमोबिलिटी। यदि कोई पर्सन हिलडुल नहीं रहा है तो आपके 68 तक हो गए आपके OBG के क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको आ रहे हैं MSN के क्वेश्चन होंगे, फंडामेंटल के होंगे। तो यहाँ पर है कॉमन कॉम्प्लिकेशन, क्या है, कॉमन कॉम्प्लिकेशन होगा यदि कोई पर्सन लंबे टाइम से लेटा हुआ है, इमोबाइल है, तब हाइपरटेंशन होगा, प्रेशर अल्सर होगा, डायबिटीज़ होगी, हाइपरथायरॉयडिज्म होगा। बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे डेक्यूबिटस अल्सर या फिर प्रेशर अल्सर होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज एसोसिएटेड विथ एन इंक्रीज रिस्क ऑफ डीप वेन थ्राम्बोसिस। DVT होने का रिस्क किसको रहेगा, जैसे जो लंबे टाइम से क्या है इमोबाइल है, मतलब चल फिर नहीं पा रहा है तो उसको प्रेशर अल्सर होगा। अब लेकिन यहाँ पे DVT होने का रिस्क किस तरीके के लोगों को होगा, लॉन्ग टर्म मोबिलिटी वालों को, फ्रिक्वेंट एक्सरसाइज को, लो फैट डाइट वालों को या फिर क्रॉनिक हाइपरटेंशन को।
तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस में मोस्ट ऑफ दी काफ मसल्स में पेन होता है, होमन साइन देखने को मिलेगा, मतलब रेडनेस होगी, और ये देखने को मिलता है जनरली काफ मसल्स के यहाँ पे घुटने के जस्ट बैक साइड में। तो यहाँ पे उन पर्सन को देखने को मिलेगा जिसका लंबे समय से विच फैक्टर कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस वुंड हीलिंग सर्जिकल पेशेंट। तो यहाँ पर कौन से फैक्टर हैं जो यदि किसी मरीज की सर्जरी हुई है तो उसके जो वुंड हैं, घाव, उनको भरने में हेल्प करेंगे। हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, एडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन, लिमिटेड फिजिकल एक्टिविटी या फिर एक्सेसिव सन एक्सपोजर। कौन से फैक्टर हैं जिससे है जो क्या होगा, घाव जल्दी भर सकते हैं, इन्फ्लुएंस करेंगे, तो वो होंगे एडिक्वेट न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन से। किसी किसी कैटेगरी के मरीज़ में हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट नहीं दी जाती है, लेट से मरीज़ को शुगर वगैरह है तब, या फिर कोई और कैटेगरी हो, तो यहाँ पे अच्छी न्यूट्रिशन और अच्छे हाइड्रेशन से है जो घाव भरने में हेल्प हो सकती है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस ए और ई का रूट तो क्या होता है, यहाँ पे फीकोरल हो जाएगा आपका ए और ई का। एयरबॉर्न दोनों ही नहीं है, कोई सा भी हेपेटाइटिस नहीं है। अब बचता है बी और सी। तो बी और सी का सबसे जो कॉमन रूट हो सकता है वो होता है ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड। क्या होगा, ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स। तो हेपेटाइटिस बी का इसीलिए जो भी बच्चे हॉस्पिटल में बॉर्न होते हैं उनको हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन दिया जाता है। दूसरा, जो लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं उनको दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, बॉडी फ्लूइड्स और ब्लड। Which of the following is a key nursing intervention for a patient with systemic lupus erythematosus। यदि SLE वाला मरीज है, क्या है, SLE वाला मरीज है, सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटस वाला मरीज है, तब आप उसको क्या करने की सलाह देंगे। इनकरेज करेंगे कि आप हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज कीजिए, प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम सनलाइट एक्सपोजर, एडमिनिस्ट्रिंग हाई डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स, रिस्ट्रिक्टिंग फ्लूइड इनटेक। क्या करने के लिए आप एडवाइस करेंगे मरीज में। तो यहाँ पर सिस्टमेटिक लूपस एरिथ्रोमेटस वाले मरीज में ऑटो इम्यून डिसीज़ है। यहाँ पे पेशेंट के पूरे फेस पे लाइक बटरफ्लाई रैसेस देखने को मिलेंगे, और यही रीज़न रहेगा कि पेशेंट को कहेंगे कि आप सनलाइट एक्सपोजर से दूर रहें। अदरवाइज ये जो आपको रैसेस आ रहे हैं फेस पे, या जो इस तरीके से रेडनेस हो रही है वो और ज़्यादा है, जो आपको बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे याद रखें SLE वाले पेशेंट में चीक्स, नोज पर क्या होते हैं, रेड कलर के स्पॉट देखने को मिलते हैं, इनको बटरफ्लाई रैसेस कहा जाता है, जो कि एक क्लासिकल साइन है इसका। नेक्स्ट वन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय रीएक्टिवेशन ऑफ द वेरिसेला जूस्टर वायरस। वेरिसेला जूस्टर वायरस से कौन सी बीमारी होगी, सिंगल्स, मीजल्स, रुबेला, मम्स। तो यहाँ पर होती है क्या, सिंगल्स। रीएक्टिवेशन फॉर्म है यदि वेरिसेला का तो वो होगा सिंगल्स। नेक्स्ट वन, डिफ्यूज प्यूरिलेंट इन्फ्लामेशन ऑफ अ टिश्यू इज कॉल्ड। तो किसी भी यहाँ पे टिश्यू का, किसी भी टिश्यू में डिफ्यूज़न है, प्यूरिलेंट इन्फ्लामेशन है, तो क्या एब्सेस है, सेल्यूलाइटिस है, बॉयल्स है, या फिर अल्सर है, क्या कहलाएगा ये कहलाएगा सेल्यूलाइटिस। बस नहीं है, अदरवाइज आप एब्सेस कह देते, फ्लूइड भी नहीं भरा, नहीं तो बॉयल्स हो जाता, रेडनेस भी नहीं है, नहीं तो अल्सर्स की कैटेगरी में जाता। द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ फ्रैक्चर इंक्लूड। फ्रैक्चर में क्या देखने को मिलेगा, फ्रैक्चर का क्लिनिकल फीचर है जो यहाँ पे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, क्या होंगे, दर्द तो होगा, हड्डी टूटेगी, दर्द होगा, बुखार नहीं आता है रेयरली, यदि इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है तो ये आपका हो गया। कूलनेस नहीं होती है, यहाँ पे आपको गर्माहट देखने को मिलेगी, न पल्स लॉस होगी। तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके कट गए। अब बचे दो, पेन पेलर पैरेस्थीसिया, पेन पेलर इकोमायोसिस। तो फ्रैक्चर का जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होगा वो होगा आपका पेन पेलर और पैरेस्थीसिया। क्या होगा, पेन पेलर और पैरेस्थीसिया। नेक्स्ट है, अ पेशेंट इज शेड्यूल फॉर अ राइट टोटल हिप रिप्लेसमेंट। द नर्स शुड टीच विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट ऑपरेटिव लेग पोजीशन। यदि किसी मरीज की राइट टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी होनी है तो एज अ नर्स आप आफ्टर सर्जरी के बाद क्या उसको बताएंगे कि आप अपने लेग की पोजीशन को क्या रखेंगे।
मेंटेन लेग इन एडिक्शन, मेंटेन लेग्स इन एबडक्शन, मेंटेन मोर देन 90 डिग्री हिप रिफ्लेक्शन और मेंटेन इंटरनल लेग रोटेशन। क्या करने की सलाह देंगे आप मरीज को? तो यहाँ पे यदि टोटल हिप रिप्लेसमेंट थेरेपी होनी है राइट की लेग की, तो वो होगा आपका मेंटेन लेग इन एबडक्शन पोजीशन आफ्टर सर्जरी होने के बाद। फिर यहाँ पे द क्लाइंट गॉट एडमिटेड टू द ER विथ द डायग्नोसिस ऑफ रैमडोमाइलोसिस। नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन वुड बी, ये देखिए जब आपको पता होगा रैमडोमायोलाइसिस क्या है तब आप जाके बता पाएंगे। तो इमरजेंसी में यदि कोई मरीज रैमडोमायोलाइसिस का एडमिट हुआ है तो एज अ नर्स यहाँ पे आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? ऑप्शन में चेक द पेशेंट वेट, होल बॉडी फिजिकल एग्जामिनेशन, इनिशिएट रिहाइड्रेशन थेरेपी या फिर मेजर द एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस। क्या करेंगे आप? तो रैमडोमायोलाइसिस का मतलब होगा कि यहाँ पर मसल टिश्यू डैमेज हो रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहे हैं, वो भी बहुत फास्ट तरीके से। इसका रीज़न है यहाँ पे क्या कि प्रोटीन, शुगर, इन सभी का क्या हुआ है, लीकेज हुआ है। और ये जनरली यदि किसी को किडनी फेलियर की कंडीशन रही हो या कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ हो जिसके कारण पूरा फ्लूइड लॉस हो गया हो तो वो होगा यहाँ पे। और ऐसे केस में आपको रिहाइड्रेशन थेरेपी इमीडिएटली क्या करना है, रीस्टार्ट करनी है। क्लियर है? यहाँ पे सबसे पहली होती है कि मरीज को बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड है जो दिया जाता है। फ्लूइड देने का रीज़न यहाँ पे यही है कि जो भी फ्लूइड है क्या हो गया, बाहर हो गया शरीर से। अब फ्लूइड बाहर हुआ है तो पूरे ऑर्गन डैमेज होने का रिस्क रहेगा। सबसे पहले किडनी, हार्ट, वाइटल्स पे असर पड़ेगा। तो यहाँ पर रिहाइड्रेशन थेरेपी आपको इमीडिएटली स्टार्ट करनी है। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन इमीडिएटली पोस्ट ऑपरेटिवली फॉर अ पेशेंट अंडरगोइंग स्पाइनल फ्यूजन सर्जरी। यदि किसी मरीज की स्पाइनल फ्यूजन सर्जरी के लिए जा रहा है तो आफ्टर सर्जरी क्या इंटरवेंशन होगा आपका? प्लेसिंग द पेशेंट इन अ प्रोन पोजीशन, एडमिनिस्ट्रिंग ओपियोइड पेन मेडिकेशन, अलाउइंग द पेशेंट टू एम्बुलेट इंडिपेंडेंटली, इनकरेजिंग डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। क्या करने के लिए आप कहेंगे? मरीज़ की स्पाइनल फ्यूजन सर्जरी हुई है, आफ्टर दैट आप उसको कहेंगे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए आफ्टर सर्जरी के बाद। ना आप प्रोन पोजीशन में लेटाएंगे, ओपियोइड भी नहीं आपको देना है, ना मरीज को अकेले छोड़ना है कि जाओ चल फिर लो, क्योंकि गिरने का रिस्क ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ रिजल्ट इन। यदि किसी मरीज को इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ है तो क्या होने का चांस ज़्यादा रहेगा? तो होगा स्ट्रक्चर। ग्रेव्स डिसीज़ इज़ द मेन कॉज ऑफ। तो ग्रेव्स डिसीज़ किस में देखने को मिलती है? शुरुआत में ही आपने पढ़ा है ग्रेव्स डिसीज़। तो यहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज्म में, हाइपर में, दोनों में या इनमें से कोई भी नहीं। तो ग्रेव्स डिसीज़ देखने को मिलती है जब मरीज़ को हाइपरथायरॉयडिज्म हुआ हो तब। क्या हुआ हो? हाइपरथायरॉयडिज्म हुआ हो तब देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है विच इन्फ्लामेटरी मार्कर इज़ कॉमनली एलिवेटेड इन पेशेंट विथ SLE। तो यहाँ पर सिस्टमिक लूपस इरिथ्रोसाइटिस वाले केस में कौन से मार्कर है जो बढ़े हुए रहेंगे? हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट काउंट, CR प्रोटीन और बिलिरुबिन। तो यहाँ पे C रिएक्टिव प्रोटीन जिसको CRP कहा जाता है, यदि आपको डॉक्टर टेस्ट लिखते हैं CRP लिख देते हैं तो SLE में वो मार्कर क्या होते हैं, इंक्रीज्ड देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर दैट कॉज द इन्फ्लामेशन ऑफ द स्किन एंड जॉइंट्स। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है मतलब जिसपे हमारा शरीर खुद को ही नुकसान पहुंचाएंगे इम्यूनिटी सेल्स। तो यहाँ पे जिसमें स्किन और जॉइंट्स अफेक्ट में इन्फ्लामेशन होगा, क्या है? गट है, प्रोराइटिक अर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस या फिर अस्थमा है। तो अस्थमा का जॉइंट से कोई लेना देना नहीं है। अब आपका बचता है यहाँ पे क्या? स्किन और जॉइंट्स। तो स्किन और जॉइंट्स होंगे यहाँ पर सोरियाटिक और अर्थराइटिस। सोरियाटिक कह दिया तो स्किन में हो गया, अर्थराइटिस कह दिया तो जॉइंट्स हो गया। ओनली यदि आपको जॉइंट्स कहते तब आपके मन में आता कि यूरिक एसिड का कलेक्शन होगा जॉइंट्स में, तब दर्द होगा, जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन होगा। लेकिन यहाँ पे कहा है ऑटो इम्यून है मतलब स्किन और जॉइंट्स अफेक्ट हुए हैं तो वो होगा आपका सोरियाटिक अर्थराइटिस। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पेन कंट्रोल एंड एक्यूट पैंक्रेटाइटिस। यदि किसी को बहुत ज़्यादा सीवियर पैंक्रियाटिक में इन्फेक्शन होने के कारण, इन्फ्लामेशन होने के कारण दर्द हो रहा है तब आप कौन सी मेडिकेशन देंगे? मॉर्फिन, इंडोमेथासिन, मेप्रिडिन या फिर डाइक्लोफेनिक सोडियम। कौन सी यहाँ पे मेडिसिन देंगे? तब देंगे यहाँ पे आप उसको मेप्रिडिन।
नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर क्लाइंट विद ब्रोंकाइटिस। मरीज को ब्रोंकाइटिस हुआ है तब आप प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगा? स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है, इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रेशन, इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न या नॉलेज डेफिसिट। ब्रोंकाई जो ट्यूब है आफ्टर ट्रैकिया के बाद जो ब्रोंकाई दोनों लंग्स में जाके डिवाइड होके जाएंगी तो उनमें यदि इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन है तो क्या होगा? सांस लेने में दिक्कत होगी, आपको सांस लेने की दिक्कत होगी तो आपका सबसे फर्स्ट डायग्नोसिस वही बनेगा। फिर फर्स्ट एलिवेटिंग एंजाइम फॉलोइंग एमआईज। यदि मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले कौन से एंजाइम हाई रहेंगे? तो होते हैं मायोग्लोबिन। कौन से? मायोग्लोबिन। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन कैन लेटर लीड टू। यदि किसी को बार बार फेरेंजाइटिस होता है तो उसके लिए स्ट्रेप्टोकोकस रिस्पॉन्सिबल होगा, और यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस थ्रोट इन्फेक्शन होता है तो मरीज को क्या होने के चांस होंगे? टीबी, लेप्रोसी, आरएचडी या मलेरिया। सिंपल है यहाँ पे होने। लेप्रोसी के लिए माइकोबैक्टीरियम लेप्रा से होगा, मलेरिया मच्छर काटने से होगा, ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया से होगा। तो यहाँ पे आपका क्या होगा? आरएचडी होने का रिस्क ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट वन, मॉडिफाइड जोन्स क्राइटेरिया इज यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ। जोन्स क्राइटेरिया किसके लिए यूज़ होता है? इनफेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, रूमेटिक फीवर या फिर इनमें से कोई सा भी नहीं। तो ये होता है रूमेटिक फीवर के लिए। इसके माइनर क्राइटेरिया होते हैं और मेजर क्राइटेरिया होते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे आपकी ऑलमोस्ट देखिए ओबीजी कवर हो गई, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग कवर हो गई, आपका मैनेजमेंट रिसर्च कवर हो गया है, एमएसएनवी कवर हो गया है। फंडामेंटल के भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपको आते जा रहे हैं। तो यहाँ पे अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 89, द इन्फ्लामेशन ऑफ द रीनल पेल्विस ट्यूब्यूल्स एंड इंटरस्टियल इज नोन एज। यदि रीनल पेल्विस ट्यूब्यूल्स और इंटरस्टियल स्पेस में इन्फ्लामेशन होता है, स्वेलिंग होती है, तब इसको क्या कहेंगे आप? विल्सन, रेनॉल्ड्स, सिस्टाइटिस या फिर पाइलोनेफ्राइटिस। रेनॉल्ड्स डिसीज़ देखने को मिलती है यदि किसी मरीज में आपने लेट से एस्प्रिन दे दिया, ओवरडोज हो जाए तब होगा। विल्सन डिसीज़ देखने को मिलती है स्पेशली इसमें आपकी आंखों में कॉपर का ऑक्यूमुलेशन हो गया, ये होगा आपका पाइलोनेफ्राइटिस। क्या होगा? पाइलोनेफ्राइटिस। नेक्स्ट वन इज बीपी शंट इज द सर्जिकल मैनेजमेंट फॉर। वेंट्रोपेरिटोनियल शंटिंग किसका मैनेजमेंट है? सर्जरी के थ्रू यहाँ पे होता है हाइड्रोसेफेलस के पेशेंट में। बीपी शंटिंग की जाती है किसमें? हाइड्रोसेफेलस के मरीज में। जो बच्चे आपने देखे बहुत ज़्यादा लार्ज साइज हेड होता है, सीएसएफ ऑक्यूमुलेट हो जाता है, उसको बाहर निकालने के लिए वेंट्रोपेरिटोनियल शंटिंग प्रोसीजर किया जाता है, वो कहलाता है बीपी शंटिंग, और ये हाइड्रोसेफेलस के लिए है। नेक्स्ट वन, फीवर, हेडेक एंड नेचुरल रिजिडिटी आर द क्लासिक सिम्टम सीन इन। ये तीनों देखने को मिलते हैं मेनिंजाइटिस में। जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग है मेनिंग्स, उसमें होने वाले इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन में देखने को मिलता है फीवर, हेडेक, नेचुरल रिजिडिटी, जो कि क्लासिकल सिम्टम है। इसमें ब्रुजिन्स्की और कर्निंग साइन भी जोड़ देते हैं आप, तो वो भी इसके क्लासिक सिम्टम है। नेक्स्ट वन, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म लैक्स अ ट्रू न्यूक्लियस। तो इनमें से कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगई या फिर एल्गी। किसके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है? तो वो है बैक्टीरिया। नेक्स्ट वन, विच फंगल स्पीसीज इज नोन टू कॉज एथलीट फूट। एथलीट फूट फंगल इन्फेक्शन है, और इसके लिए कौन सी फंगई है जो रिस्पॉन्सिबल है? कैंडिडा, एस्परजिलस, ट्राइकोफाइटम ब्रोमर्न, क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मन्स। किससे है जो एथलीट्स फूट देख होते हैं? तो वो होते हैं ट्रिक्टोफाइटम ब्रूवर्म से। नेक्स्ट है, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉसिंग द सिफिलिस। सिफिलिस के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होगा? निसीरिया, गोनोरिया, तो गोनोरिया के लिए है ट्रिप्नोमा पैलिडियम, क्लेमाइडिया या फिर हीमोफ्लस ड्यूक्राई। तो ये होगा यहाँ पे आपका ट्रिप्नोमा पैलिडियम। क्या होगा? ट्रिप्नोमा पैलिडियम। नेक्स्ट, विच केमिकल इज कॉमनली यूज्ड फॉर हाई लेवल डिसइंफेक्शन इन हेल्थ केयर सेटिंग। तो हेल्थ केयर सेटिंग में कौन सा केमिकल यूज़ होगा डिसइंफेक्ट करने के लिए? सोडियम हाइपोक्लोराइट, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, जो आपके यहाँ पे जो भी सैनिटाइज़र होते हैं उसमें मिक्स होता है। ग्लूट्रेल्डिहाइड का इस्तेमाल किया जाता है जो भी ट्यूब्स होती हैं उनको क्लियर करने के लिए।
ये होगा यहाँ पे आपका सोडियम हाइपोक्लोराइड। क्या होगा? सोडियम हाइपोक्लोराइड। सॉरी, यहाँ पे आपको पूछा है हेल्थ केयर सेटिंग में हाई लेवल डिसइंफेक्शन की बात की गई है, तो वो होगा मेनली, तो यदि आपको लिनिन वगैरह क्लीन करने के लिए पूछते हैं तब आप सोडियम हाइपोक्लोराइड कहेंगे। एज पर मेरे ग्लूटाल्डिहाइड होना चाहिए, आप इसको एक बार रीचेक कर लीजिए, क्योंकि दोनों ही यहाँ पे हाईली स्ट्रॉन्ग लेवल के डिसइंफेक्टेंट हैं। नेक्स्ट वन, विच टाइप ऑफ सेल डायरेक्टली किल्स इन्फेक्टेड होस्ट सेल। तो कौन सी सेल्स हैं यहाँ पे डायरेक्टली होस्ट सेल्स को मारने का काम कर सकती हैं? तो वो होती हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। कौन सी? साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। यहाँ पे विच स्ट्रेटजी एम्स टू प्रिवेंट इंजरीज एंड प्रमोट सेफ इन्वायरमेंट फॉर चिल्ड्रन। ये अब आपके यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 97 से 120 तक, वो सभी आपके चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और पीडियाट्रिक के आपके यहाँ पे क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे कहा है कि कौन सी स्ट्रेटजी यहाँ पे बच्चों में इंजरीज और सेफ इन्वायरमेंट के लिए प्रमोट करती है, मतलब बच्चों में इंजरी होने से रोकना और उनमें अच्छा माहौल रहे। क्या होगा? इम्यूनाइजेशन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, एक्टिव सुपरविज़न या फिर न्यूट्रिशन। ऐसा आप क्या कर सकते हैं जिससे बच्चों को इंजरी होने से भी बचेंगे और आसपास का माहौल भी सुरक्षित होगा? तो होगा एक्टिवली सुपरवाइज करना। नेक्स्ट है यहाँ पे इम्यूनाइजेशन से आप बीमारियों से बचा सकते हैं, नॉट इंजरी से। नेक्स्ट वन इज, बच्चों को आप कितना भी बता दो बट आपको यहाँ पे उनको देखने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। नेक्स्ट है, विच कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग कम्फर्ट एंड सपोर्ट फॉर चिल्ड्रन विथ लाइफ लिमिटिंग कंडीशन एंड देयर फैमिलीज़। तो यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट बताएगा कि बच्चों को जो कंफर्टेबल है, सपोर्ट करना, और क्या वो कर सकते क्या नहीं कर सकते, उनकी फैमिलीज़ क्या कर सकती हैं उनके लिए, वो सब क्या है? डेवलपमेंटल केयर है, पैलिएटिव केयर है, फैमिली सेंटर्ड केयर है या फिर क्यूरेटिव केयर है। तो यहाँ पे प्रोवाइडिंग कंफर्ट और सपोर्ट फॉर चिल्ड्रन विथ लाइफ लिमिटिंग कंडीशन एंड देयर फैमिलीज़, ये केयर आपकी आ जाती है पैलिएटिव केयर में। नेक्स्ट इज, विच वाइटल साइन इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ नर्स टू, सॉरी यहाँ पे आपकी ये फैमिली सेंटर्ड केयर में आएगी। किसमें? पैलिएटिव केयर तो आपकी यहाँ पे ओल्ड एज पर्सन के लिए है। नेक्स्ट, विच वाइटल साइन इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ नर्स टू मॉनिटर क्लोजली इन न्यूनेट। तो एज अ नर्स आप जो न्यूनेट है, न्यूबॉर्न बेबी है, उसमें कौन सा वाइटल साइन आप मॉनिटर करेंगे? ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, टेम्परेचर है, रेस्पिरेटरी रेट। क्या आपको बहुत ही नज़दीकी से क्या करना है? मॉनिटर करते रहना है, तो बहुत ही हार्ट रेट। नेक्स्ट वन, विच नर्सिंग एक्शन इज एसेंशियल फॉर प्रिवेंटिंग हाइपोथर्मिया इन अ न्यूनेट। बच्चे में आपको हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करना। हाइपोथर्मिया का मतलब होता है जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उससे बिलो जाना। अब यदि हाइपोथर्मिया होता है बच्चों में, इसीलिए क्या किया जाता है? बॉर्न होते ही साथ उनको गर्माहट के लिए है जो कभी कभी रेडिएशन भी दिया जाता है, सॉरी यहाँ पे वार्मर में भी उनको रख दिया जाता है, कवर करके रखा जाता है, स्वेडलिंग जिसको कहेंगे। तो यहाँ पे है कि हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे आप? डिलेइंग स्वेडलिंग, कीपिंग द नर्सरी वार्म, बाथिंग द न्यूनेट इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, एडमिनिस्टर कोल्ड फ्लूइड। ये देखिए, यदि ठंडा देंगे बच्चे को और दिक्कत होगी, बात करेंगे तो ये हाइपोथर्मिया से आपका प्रिवेंट नहीं होगा, डिले स्वेडलिंग करेंगे तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए नर्सरी को गर्माहट की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट इज, व्हाट इज टिपिकल माइलस्टोन इन ग्रॉस मोटर स्किल डेवलपमेंट फॉर अ टोडलर। टिपिकल माइलस्टोन है वो किसमें? टोडलर में, मतलब 1 से 3 साल के बच्चे में। राइडिंग अ बाईसाइकिल, जंपिंग विथ बोथ फीट ऑफ द ग्राउंड, स्किपिंग रोप, रनिंग विथ स्टेडी बैलेंस। क्या कर सकता है 1 से 3 साल का बच्चा? तो यहाँ पे ये आपका है जो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में वो कर सकता है। टेस्ट परसेप्शन ऑफ बेबी डेवलप्स एट, बच्चे स्वाद कब से जानना स्टार्ट कर देते हैं? टेस्ट बर्ड्स उनमें कब से करने लगेंगी? बर्थ से, सॉरी टेस्ट परसेप्शन है यहाँ पे, नॉट टेस्ट है। बर्थ 3 मंथ, 6 मंथ या 8 मंथ?
तो वो होगा यहाँ पे आपका जन्म के समय। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द डोज ऑफ हैबिटेट इन बी एंटीजन इन हेपेटाइटिस बी वैक्सीन टू गिवन टू चिल्ड्रन। तो यहाँ पे हेपेटाइटिस बी का डोज कितना होता है? 5 IU, 10 IU, 20 IU या फिर 50 IU? कितना डोज दिया जाता है? तो होता है 10। मोस्ट कॉमन हार्ट एबनॉर्मेलिटी इन चिल्ड्रन इज। तो बच्चों में होने वाली हार्ट के रिगार्डिंग जो यहाँ पे कंजेनाइटल प्रॉब्लम कौन सी हैं? आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट, टोटल एनोमलीज, पल्मोनरी वीनस कंडीशन या VSD। तो सबसे कॉमन होने वाली हार्ट प्रॉब्लम होती है बच्चों में VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। क्या होगा? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। टेरेटोलॉजी में 4 कंडीशन होती हैं, बूट शेप्ड हार्ट देखने को मिलता है। तो एब्सेंट सीजर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय। एब्सेंट सीजर का मतलब क्या है? ऑप्शन में इनफ्रीक्वेंट एक्यूरेंस, फ्रीक्वेंट एसोसिएशन विथ वोकलाइजेशन, और प्रोसीडिंग द इंसिडेंट, इंडक्शन ऑफ हाइपरवेंटिलेशन। तो एब्सेंट सीजर्स का मतलब इंडक्शन ऑफ हाइपरवेंटिलेशन। नेक्स्ट है न्यूनेट विथ रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लासिया इज एसोसिएटेड विथ। बच्चों में रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लासिया किसके कारण होगा? न्यूनेट में उन बच्चों में होता है जो लंबे समय तक NICU में रहते हैं और इनको ऑक्सीजन की सप्लाई दी जाती है। अब यहाँ पर इसका रीज़न होता है हाइपर ऑक्सीमिया। जैसा मैंने कहा रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लासिया की कंडीशन देखने को मिलती है उन यूनिट्स में होती है जो जन्म के समय किसी न किसी रीजन से उनको ऑक्सीजन थेरेपी दी जा रही है, वेंटिलेटर पर रहते हैं, तो उस ऑक्सीजन के कारण बच्चों में रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लासिया होगा और यहाँ पे उसका रीज़न होगा ज़्यादा ऑक्सीजन, मतलब हाइपर ऑक्सीमिया। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द कॉमन नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर चाइल्ड विथ गैस्ट्रोएंट्राइटिस। बच्चे में यदि गैस्ट्रोएंट्राइटिस है तब आप क्या करेंगे? इनकरेज हाई फाइबर फूड, रिस्ट्रिक्टिंग फ्लूइड इनटेक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंटी एमेटिक, मॉनिटरिंग फॉर साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। यदि बच्चे में क्या हो रहा है यहाँ पे गैस्ट्रोएंट्राइटिस है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी बनती है, क्योंकि बच्चे को लूज मोशन भी होगा, वॉमिटिंग भी होगी, तो यहाँ पे आप उसमें डिहाइड्रेशन के साइन को मॉनिटर करेंगे। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ गोल्जी एपरेटस इन द सेल। तो सेल्स में गोल्जी एपरेटस का क्या काम है? ATP सिंथेसाइज करने के लिए, प्रोटीन मॉडिफिकेशन के लिए, DNA के लिए, लिपिड सिंथेसिस के लिए। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को तो पावर हाउस ऑफ सेल्स कहा जाता है, यहाँ पर प्रोटीन मॉडिफिकेशन के लिए, पैकिंग के लिए गोल्जी एपरेटस जरूरी हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ सर्फेक्टेंट इन द लंग्स। अब लंग्स में सर्फेक्टेंट का रोल क्या है? यदि बच्चे समय से पहले पैदा हो जाते हैं, प्रीटर्म होते हैं, तो उनमें सर्फेक्टेंट डेवलप नहीं होते हैं और बच्चे में जो यहाँ पर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए बीटा मेथासोन है जो माँ को दिया जाता है, प्री टर्म डिलीवरी होने की रिस्क रहते हैं, तो यदि बच्चे के लिए सर्फेक्टेंट पहुँच जाए तो यहाँ पे सर्फेक्टेंट का क्या काम है? जनरेशन ऑफ ATP, रेगुलेशन ऑफ pH इन द एल्व्यूलाई, प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजेंस और रिडक्शन ऑफ सरफेस टेंशन इन द एल्व्यूलाई। तो सर्फेक्टेंट का यहाँ पर जो काम है वो होगा रिडक्शन ऑफ सरफेस टेंशन इन द एल्व्यूलाई। फिर है विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर इन द लिवर। तो क्लॉटिंग के लिए जो विटामिन जरूरी है वो होता है विटामिन K। कौन सा होगा? विटामिन K। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच हार्मोन रेगुलेट वाटर एब्जॉर्प्शन इन द किडनी। तो किडनी में पानी के एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो वो होता है एल्डोस्टेरोन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लूप ऑफ फैमिली इन द नेफ्रॉन। तो लूप ऑफ फैमिली नहीं है, लूप ऑफ एनले है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट फंक्शन क्या है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड आयनिक, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, सिक्रेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रोडक्ट। क्या काम करेगा लूप ऑफ एनले? तो यहाँ पे होगा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। नेक्स्ट है विच मसल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लेक्सिंग द फोरआर्म। फोरआर्म के फ्लेक्शन में कौन सी मसल हेल्प करेगी? बाइसेप्स, ब्रेकाई, ट्राइसेप्स, डेल्टॉइड या रेक्टस। तो यहाँ पर जो मसल होगी वो होगी आपकी क्या? बाइसेप्स ब्रेकाई।
विच स्ट्रक्चर कनेक्ट्स मसल टू द बोन, मसल्स को बोन से कनेक्ट करने का काम कौन करेगा? टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज या फिर मेनिस्कस। तो यहाँ पे तीनों से अलग अलग आपको पूछे जाते हैं। तो बोन से मसल्स को कनेक्ट करने का काम करेगा आपका टेंडन। कौन करेगा? टेंडन। मसल्स टू बोन कनेक्ट करने का काम कौन करेंगे? टेंडन। नेक्स्ट वन इज बोन टू बोन कहें दें आप तो लिगामेंट हो जाए, दो बोन जुड़ जाएं तो जॉइंट्स हो जाए। नेक्स्ट है विच एनाटॉमिकल प्लेन डिवाइड्स द बॉडी इनटू लेफ्ट एंड राइट हाफ्स। ये मैंने आपको कई बार पूरा बॉडी है जो ऐड करके इमेज के थ्रू समझाया है कि राइट, लेफ्ट, अपर, लोअर या फिर मिड अपर को किस तरीके से यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो ये होता है जिसमें हमारी बॉडी को लेफ्ट और राइट में जो बताया जाता है वो होता है सेजाइटल। फ्रंटल में आपका होगा बैक और फ्रंट, ट्रांसवर्स में आपका होगा लोअर और अपर। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वॉल्व इन द वेंस। यदि वेंस में वॉल्व हैं तो इनका क्या काम है? पंप द ब्लड टू द हार्ट, एक्सचेंज गैसेस, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज या प्रिवेंट द बैकफ्लो। यदि यहाँ पे आपको फंक्शन पूछा है वॉल्व का तो बैकफ्लो रोकने के लिए। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रोल ऑफ साइनोएट्रियल नोड। ऐसे नोड का क्या काम है? ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में, कंडक्ट इलेक्ट्रिकल पल्सेस टू द एट्रिया, रेगुलेट हार्ट रेट एंड रिदम, पंप ब्लड इनटू वेंट्रिकल। तो ये होगा हार्ट रेट को इनिशिएट करने में ऐसे नोड है जो काम करेंगे। नेक्स्ट विच लिपिड इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल्यूलर मेम्ब्रेन। तो सेल्यूलर मेम्ब्रेन में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले लिपिड है वो है फॉस्फोलिपिड। नेक्स्ट है विच न्यूक्लिक एसिड कैरीज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द सेल। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कौन कैरी करता है? मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या फिर राइबोसोमल आरएनए। तो यहाँ पर है आपके नेक्स्ट वन लास्ट है ग्लाइकोलाइसिस इज द मेटाबॉलिक पाथवे दैट कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो जैसा मैंने आपसे कहा था पूरे के पूरे आपको 120 क्वेश्चन करवा दिए हैं। आपके मन में कोई डाउट रह गया हो तो आप लोग बेझिझक होके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और मोस्ट ऑफ ऑल जो भी लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ये सभी के लिए पेपर है। हाल फिलहाल में हुआ नर्सिंग का पेपर है जो आपके लिए हेल्पफुल है, जिसमें आपका मैंने इवन सेक्शन वाइज भी बता दिया कि ओबीजी का ये सेक्शन है, आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का ये है, साइकेट्रिक का ये है आपका, और साथ में लास्ट में एंड ऑफ द 6-7 क्वेश्चन आपको एनाटॉमी के भी मिल गए हैं यहाँ पे। तो सभी तरीके के सब्जेक्ट यहाँ पे आपके कवर हो गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।